हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 7th क्लास का पार्ट नंबर 1, ये हमारी नई एनसीईआरटी है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट भाग है उसका पार्ट नंबर 1 है कि भारत की भौगोलिक विविधता। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है कि यह देश भारत अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों में सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है और यही इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था श्री अरविंद ने, ठीक है। देखो ये है हमारा कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात। पठार और जलप्रपात पर ध्यान दीजिए। जलप्रपात की शक्ति को विशेष टर्बाइनों के माध्यम से जल विद्युत में बदला जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जोग जलप्रपात है वो कहाँ पर है? तो ये हमारा कर्नाटक में, ठीक है। और जलप्रपात से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, उसके द्वारा हम टरबाइन यूज़ करके उसको हम उस शक्ति को हम विद्युत में, जल विद्युत में बदला जाता है, ठीक है। देखिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें किन किन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। यही कि भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं, और दूसरा भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, ठीक है। यानी कि भारत में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स की जो विशेषताएं हैं क्या है, कि यानी कि जो भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या है, और दूसरा जो ये भौगोलिक विविधताएं हैं, ठीक है, यानी कि आपकी जो ये डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो ये हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक। चलिए 1948 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। देखो यहाँ से पहली लाइन में आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हमारे राकेश शर्मा। यहाँ से आपसे एमसीक्यू में 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की। ये भी पूछ सकता है कि जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक। जब इंदिरा गांधी ने उनसे यह प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने उत्तर दिया था सारे जहां से अच्छा, ठीक है। ये जो 20वीं शताब्दी के आरंभ की एक प्रसिद्ध कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं, ठीक। इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते रहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। और भारत से पहले कितने और देश हैं? 6 हैं, ठीक है। और एशिया महाद्वीप का भाग है। और आपसे पूछे कि भारत कौन से महाद्वीप में आता है, तो भारत आता है हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक। अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर एक बड़े भूभाग का निर्माण करते हैं। अगर यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये भारत के क्या है? सारे ये पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, ये सारे के सारे मिलके भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं, ठीक। सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं: महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिण प्रायद्वीप और द्वीप समूह, ठीक है। तो यानी कि भारत को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला तो हमारा महान हिमालय, दूसरा गंगा और सिंधु का मैदान, तीसरा मरुस्थलीय भूभाग, और चौथा दक्षिण प्रायद्वीप, और 5वां द्वीप समूह, ठीक है। इस अध्याय में हम इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि इन भू आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं। अभी इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कठिन है, क्योंकि भारत एक विशाल तथा अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। इसका अनुभव शीघ्र ही आपको भी होगा, ठीक है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है। यानी कि जो हिमालय कौन सी दिशा के अंदर है, तो हिमालय हमारा उत्तर दिशा के अंदर
आता है, ठीक है। जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा बनाते हैं, ठीक। यानी कि पश्चिमी सीमा किससे बनती है, जो हमारा थार का मरुस्थल है उससे, और अरब सागर, ठीक। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित हैं। ये भौगोलिक विशेषताएं भारत और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। आइए अब हम भारत के उस उत्तर में स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों तक और फिर पूर्व की ओर एक साथ यात्रा करें। मानचित्र पर विभिन्न रंग हमें पहले से ही भौगोलिक विविधता का आभास कराते हैं। मानचित्र की संकेत सूची से स्वयं को परिचित कीजिए और देखिए कि किस प्रकार विभिन्न रंग पृथ्वी की अलग अलग ऊंचाइयों को दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए। यह एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान प्रतीत होता है। क्या आप मानचित्र की संकेत सूची के माध्यम से हिमालय के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, जो हमारे हिमालय है, ये हिमालय प्राकृतिक रूप से ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। आप ये चित्र देख सकते हैं। ये जो चित्र है, ये जो हमारे उपग्रह होते हैं उनसे लिया गया चित्र है, ठीक है। और इस पर्वत श्रृंखला की जो कुल लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। देखो, एक बार देख लें कि देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला आकाश को छूती प्रतीत होती है। वास्तव में इसकी कई चोटियां 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं और इन्हें सामूहिक रूप से 8000 ही कहा जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए, जो हिमालय पर्वत है, इसकी जो कई चोटियां, उन चोटियों की जो ऊंचाई है वो है आपकी 8000 मीटर से अधिक है और इनको क्या बोला जाता है, इनको 8000 ही कहा जाता है, ठीक। यह पर्वत श्रृंखला एशिया के 6 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। अगर आपसे पूछे कि जो पर्वत श्रृंखला है यह एशिया के कितने देशों में फैली हुई है, तो 6 देशों में फैली हुई है। और 6 देशों के नाम है भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हमारी ये पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है, ठीक है। क्या आप विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत का नाम बता सकते हैं? ठीक, चलिए नीचे है कि गर्मियों में पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलती है और यही सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रमुख जल स्रोत बनती हैं। ये नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ लोगों के पीने योग्य जल तथा कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती है। देखिए, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, इनको हिमालय की नदियाँ कहा जाता है क्योंकि जो इनका उद्गम है वो हिमालय से ही हुआ है, ठीक है। और इनका जो पानी है वो पानी पीने योग्य होता है, ठीक है। और कृषि के लिए भी ये, कृषि और उद्योग के लिए भी ये जल उपलब्ध कराती हैं और करोड़ों लोगों के जीवन को सुगम बनाती हैं। इसीलिए कभी कभी हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का जल शिखर किसे कहा जाता है, तो एशिया का जल शिखर कहा जाता है हिमालय पर्वत को, ठीक है। हिमालय अनेक संस्कृतियों और आस्थाओं का केंद्र भी है। इन पर्वतों को पावन माना जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण ये तीर्थ स्थल आज भी संपूर्ण विश्व से संतों, महात्माओं तथा अन्य आध्यात्मिक साधकों को ध्यान, अर्चना एवं साधना के लिए आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इसे अनदेखा नहीं करें। भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड में गोमुख गाय का मुख से निकलती है, ठीक है। यह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है और ये असंख्य तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए, जो भागीरथी हो गया, जो भागीरथी गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है, ठीक है। और गंगोत्री हिमनद का मुहाना है, ओके, ठीक है। गोमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा ट्रैकिंग भी है। अगली बार जब आप गंगा को देखें तो याद रखें इसकी यात्रा वहीं से आरंभ होती है, ठीक है। देखिए, अब हम देखते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, एक रोचक कथा। देखो, आप ये देख सकते हैं कि भारत में यूरेशिया की ओर यात्रा। देखो, ये सबसे नीचे श्रीलंका आपको पता है, फिर ये भारतीय भूभाग है। ये 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व इस तरीके से था ये भारतीय जो भूभाग है, ठीक है। उसके बाद ये इधर हिंद महासागर,
फिर उसके बाद ये 5.5 करोड़ पूर्व फिर ऐसे हुआ, ठीक। फिर उसके बाद ये बीच में भूमध्य रेखा आई, ठीक। और ये 3.8 वर्ष पूर्व इस तरीके से भारत हुआ ये। फिर ये 1 वर्ष पूर्व इस तरह कर आज आप देखोगे यहाँ पे जो श्रीलंका कभी यहाँ नीचे था, फिर वो वर्तमान में कहाँ पर है, ये यहाँ पे नीचे। और भारत की जो वर्तमान स्थिति है ये इस तरीके से, ठीक है। और जो यानी कि ये आपकी जो यूरेशिया प्लेट है उससे ये भारत का प्लेट का निर्माण हुआ है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं एक रोचक कथा। बहुत समय पहले भारत गोंडवाना का एक नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, ठीक है। यानी कि जो भारत है ये किसका हिस्सा था, ये गोंडवाना एक भूमि का नाम है, ठीक है। उसका एक बड़ा हिस्सा था जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था, ठीक। कालांतर में यह भूभाग अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा। लगभग 5000 करोड़ वर्ष पूर्व यह यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया और उससे टकरा गया। जैसे ही भारतीय भूभाग ने यूरेशिया को धकेला, उनके बीच की भूमि अनियमित यानी सिलवटदार हो गई और ऊपर उठने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कालीन को धकेलने पर उसमें सलवटें पड़ जाती हैं, इसी प्रकार विशाल हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ से चलते चलते ये आज का जो हमारा वर्तमान है ये भारत, इस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है, जो आपके बालों के बढ़ने की दर से बहुत धीमी है। इसका मतलब है कि हिमालय प्रतिवर्ष धीरे धीरे लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है और एक से शताब्दी में इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है। यानी कि अभी भी जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, वो धीरे धीरे जो उसकी ऊंचाई है वो लगभग वो बढ़ रही है, ठीक है। और ये पूरी एक से शताब्दी का मतलब है कि 100 वर्षों में, ठीक है, कि 100 वर्षों में जो इसकी लंबाई है वो 5 मीटर तक बढ़ जाती है, ठीक। अब बात करते हैं कि हिमालय को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा हिमाद्री वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊंची और सर्वाधिक विकट है, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह क्षेत्र संपूर्ण वर्ष हिमाच्छिन्न रहता है। यहाँ जीवन अत्यंत कठिन है तथा यहाँ मानव बसने अधिक नहीं है, ठीक है। यानी कि जो हिमाद्री क्षेत्र है यानी कि हिम का घर, यहाँ पे जो बर्फ़ है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल ही बर्फ़ रहती है, इसलिए वहाँ पे जो जीवन है वो कठिन है और यहाँ पे मानव बस्तियाँ भी अधिक नहीं है हिमाद्री वाले क्षेत्र में। हम बात करते हैं हिमाचल यानी कि लघु हिमालय। वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित और इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवास के लिए उपयुक्त है। नैनीताल और मसूरी उत्तराखंड, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल इसी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। यानी कि लघु हिमालय के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे नैनीताल मसूरी, आपको पता है ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। दार्जिलिंग, शिमला, ये सारे के सारे जो पर्यटन स्थल है कहाँ पे आते हैं, ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है शिवालिक यानी बाहा हिमालय। हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला बनाती है जिसे घुमावदार पहाड़ियाँ और घने जंगल सम्मिलित हैं। ये गिरिपाद वन्य जीवों से समृद्ध हैं, जो हिमालय और गंगा के मैदानों, जिसे उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, ठीक है। देखो ये हमारा कि हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया, तो हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया है, ठीक है। उद्यान की विविध जैव विविधता को सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण समुदायों द्वारा भी संरक्षित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारत का शीत मरुस्थल। मरुस्थल शब्द सुनते ही मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है। हालांकि मरुस्थल शीत भी होते हैं और भारत में भी ऐसा एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। शीत का मतलब है ठंडा मरुस्थल, ठीक है। यानी कि शीत मरुस्थल का मतलब ठंडा मरुस्थल। भारत में क्या है, वो जो लद्दाख है, लद्दाख को हम एक ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, जहाँ सर्दियों में तापमान -30 डिग्री से नीचे चला जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और भूभाग उबड़ खाबड़ है, जिसमें चट्टानी क्षेत्र, गहरी घाटियाँ और पेंगोंग त्सो का अर्थ है झील जैसी झीलें सम्मिलित हैं।
यहाँ की भूमि चंद्रमा की तरह जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे चंद्रभूमि कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्री इसे भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा कि जब भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराए तो पहाड़ मुड़ गए थे। यह मुड़ा हुआ भाग कभी एक महासागर का हिस्सा था और इसीलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि हिमालयी लोगों के जीवन में जो याक है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उन्हें दूध, मांस, ऊन और गोबर के लिए पाला जाता है और परिवहन के लिए भी उपयोग में इसको लाया जाता है। किसको? याक को। ठीक है। समय के साथ पवन और वर्षा ने पहाड़ों का अपरदन कर इसे जिस आकार में बदल दिया है उसे आप चित्र में देख सकते हैं। कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी लद्दाख हिम तेंदुए, आइबेक्स और तिब्बती मृग जैसे अद्वितीय वन जीवों का घर है। लद्दाखी लोग सदा जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र अपने प्राचीन बौद्ध मठों तथा लोसर और हेमिस महोत्सव जैसे रंग बिरंगे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब हम बात करते हैं गंगा के मैदान। जैसे ही हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों में पहुंचते हैं। ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित करती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जिसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां अपनी सहायक नदियों के व्यापक जाल से इस मिट्टी को खनिजों से समृद्ध करती है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और कृषि के लिए आदर्श बन जाता है। नदियां अपने साथ अनेक खनिज लाती हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं और जिससे प्रचुर मात्रा में कृषि संभव होती है। नदियां जल विद्युत उत्पादन का भी एक स्रोत हैं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मैदानी क्षेत्रों में रहता है। भारत के उत्तरी मैदानों की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। सड़क और रेलवे तंत्र लंबी दूरी तक लोगों और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं। जैसा कि आप अतीत के चित्रपट से संबंधित अध्याय में देखेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों का उपयोग यात्रा और व्यापार के लिए शताब्दियों से किया जाता रहा है। ठीक है। हम बात करते हैं विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल। अब हम भारत के मानचित्र पर पश्चिम की ओर बढ़ें तो आपको एक पीलापन लिए क्षेत्र दिखाई देगा। यह क्षेत्र थार मरुस्थल है। आपको क्या दिखाई देता है? सुनहरी रेतों के टीले का एक विशाल विस्तार, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र और व्यापक खुला आसमान। ठीक है, ये क्या है? थार मरुस्थल में रेत के टीले। ठीक है, और इसमें ये क्या है? यात्री। ठीक। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है और कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। इसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में फैला हुआ है। मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करता है, क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान, रातें अत्यधिक ठंडी और जल की उपलब्धता का अभाव होता है। थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। उनका खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है। देखो, ये कि मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्राय अपने परिवारों के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए बर्तनों को स्वच्छ करने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत से तब रगड़ा जाए जब तक वे साफ न हो जाएं। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप नल खुला छोड़ें तो थार रेगिस्तान के लोगों को याद अवश्य करें। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों, जिसमें टांका या कुंड सम्मिलित हैं, के लिए भी प्रसिद्ध है। ये विशेष जल संग्रहण विधियां वर्षा के जल को प्राय पीने के उद्देश्य से संचित करती हैं। ठीक है, यानी कि टांका या कुंड।
ठीक है, ये 2 विधियाँ हैं और ये कहाँ पे फिर प्रसिद्ध हैं? ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। ये इसमें एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यानी कि विश्व की जो अरावली है ये विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की ऊंचाई 1722 है, यानी 1722 है, लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची हैं। क्या यह रोचक नहीं है कि अरावली में स्थित माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लंबाई लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा आपको एक पूर्ण रूप से भिन्न भौगोलिक परिदृश्य में ले जाती है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है। आप इस विषय में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबा जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियों ने सदियों से खनन और निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित किया है। ठीक है, यानी कि जो संगमरमर होता है, संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबा, ये हमें कहाँ पे है? ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर ये स्थित है। ठीक है, जावर में स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारतीय विश्व में अग्रणी थे। चित्तौड़गढ़, कोल्लमगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले भी यहाँ स्थित हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। यानी पठार क्या होता है? पठार वह स्थल रूप है जो अपने चारों ओर की भूमि से ऊंचा होता है तथा इसकी सतह प्राय समतल होती है। इसके कुछ किनारे प्राय खड़ी ढाल वाले होते हैं। ठीक है, भारत में अनेक पठार हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यह एक बहुत पुरानी भूमि संरचना भी है। यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय कहलाता है क्योंकि यह 3 ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जल से घिरा है। इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की जगह यानी कि वो भूभाग, ठीक है, या वो जमीन जो तीनों तरफ पानी से घिरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक है, और यानी कि जो भारत का जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको देखिए, अगर हम बात करें भारत का जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये एक तरफ क्या है आपका, ये इधर आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर आपका अरब महासागर और इधर आपका है हिंद महासागर। इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर आपका अरब सागर है। यानी कि तीनों तरफ कहाँ से घिरा है? ये तीनों तरफ जल से घिरा हुआ एरिया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और यह पठार 2 पर्वत श्रृंखलाओं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा है। यानी कि देखो, इस वाला जो एरिया ये आपका पूर्वी घाट हो जाएगा। ठीक है, और इस वाला आपका ये क्या हुआ? ये हमारा ये पश्चिमी घाट, ये हो जाइए पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं और प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। यहाँ के सुंदर झरने हैं जो मानसून के मौसम में इसकी खड़ी ढालों पर बहते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न और छोटे पर्वत खंडों में विभाजित हैं जो पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं और लाखों लोगों को जल प्रदान करती हैं। यह पठार खनिजों, वनों तथा उपजाऊ भूमि से समृद्ध है जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और महानदी यहाँ से उद्गम होता है जो कृषि उद्योगों और पनबिजली के लिए जल उपलब्ध उत्पादन करती हैं। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी भी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, पठार में स्थित घने जंगल आदिवासी समुदायों की आवास स्थली है जिनमें संथाल, गोंड, बेंगा, भील, कोरकू आदि सम्मिलित हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैलियां हैं जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी
हुई है। ठीक है। भारत में पठारों पर अनेक सुंदर जलप्रपात हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ असमान और चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती हैं। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं अपितु जल विद्युत उत्पादन में सहायक होने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराते हैं। आप ये देख सकते हो, पेरियाकल मुन्नार केरल के समीप ये स्थित पावर हाउस जलप्रपात है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की अद्वितीय तट रेखाएं। भारत की तट रेखाओं पर अनेक सुंदर तट, पुलिन, चट्टानी टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है तो कुछ पर काली शैल पाई जाती है। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ हैं तो कई द्वीप घने जंगलों से ढके हुए हैं। भारत के बहुत ही विस्मयकारी हैं। भारतीय तट रेखा 7,500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। ठीक है। यानी कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। अब बात करते हैं भारत का पश्चिमी घाट। भारत का पश्चिमी घाट तट गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों पर मुहाने का निर्माण करती हैं। यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भू आकृतियों जैसे संकरी खाड़ी, एक्सचुरी आदि से बनी है। इस तट पर नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने सबसे बड़े हैं। ठीक है। पश्चिमी तट पर अनेक महत्वपूर्ण पत्तन और नगर हैं। वे शताब्दियों से भारत की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। और बात करते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसमें विस्तृत मैदान और नदियों के डेल्टा हैं जिनमें महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख है। यहाँ चिल्का झील का हमारी उड़ीसा में, पुलिकट झील हमारी का है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। जैसी महत्वपूर्ण लैगून झील पाई जाती हैं। लैगून का मतलब है कि एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुई झील, यानी कि लैगून झील क्या होती है? यानी कि नेचुरल रूप से वो किसी एक बड़े जलाशय से वो अलग हो गई थी, तो क्या है वो आपकी लैगून झील। ठीक है। जब नदियाँ अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा अपने मुहाने पर जमा करती हैं तब बनने वाली भू आकृति डेल्टा कहलाती है। कालांतर में ये अवसाद एकत्र होकर त्रिभुजाकार अथवा पंखाकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि जैसी नदियाँ उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं जिससे यह भूमि कृषि कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त बन जाती है। ठीक है। हम बात करते हैं भारतीय द्वीप समूह। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं? हम भारतीय द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है। जो भारतीय भू अधिकार का क्षेत्र है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह है, अरब सागर और लक्षद्वीप। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। यानी कि भारत में कितने द्वीप समूह? दो। पहला है आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप समूह। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। इन द्वीप में अनेक अद्वितीय वन्यजीव, सुंदर तट, पुलिन, प्रवाल भित्तियां और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कई प्राचीन जनजातियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन द्वीपों को अपना आवास बनाया था। ठीक है। हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह द्वीपों का समूह जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। यह मूंगे कोरल से बने 36 बड़े द्वीपों का समूह। यानी जो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 में बड़े द्वीप हैं। ठीक है। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है। भारत का एक विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र का नियंत्रण है जिससे उसे मछली पकड़ने, संसाधनों खोज और पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिलता है। हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप समूह सम्मिलित हैं। ठीक है। जिन्हें दो अलग अलग समूहवाचित किया जाता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। इनकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह हैं जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ सबसे कठोर परिस्थितियों में सेल्युलर जेल नामक कारावास में रखा गया था। इसे उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए
आज भी संरक्षित रखा गया है। यह बलिदान हमारे पूर्वजों ने हमको स्वतंत्र करवाने के लिए दिए थे। इस बारे में उच्च कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल और सुंदरवन डेल्टा। जब हम द्वीपों में वापस हिमालय के पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं तो हमें रास्ते में सुंदरवन डेल्टा दिखाई पड़ते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों अपने पूर्व में इस अध्याय में पढ़ा है कि डेल्टा में स्थित है। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का अद्वितीय सम्मिश्रण है। इसका लगभग आधा भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में है। यह भी एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियों का आवास, यानी कि जो रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, वो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। मानचित्र को देखिए। अब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य है। क्या आप मानचित्र पर दिखाए गए गारो, घासियों, जयंतियाँ पहाड़ियों को देख सकते हैं? मेघालय पठार की पहाड़ियाँ अपनी हरियाली, भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए जानी जाती हैं। यह विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इसे जंगल, अद्वितीय वन जीव और उपजाऊ भूमि से समृद्ध बनाता है। अब है आगे बढ़ने से पहले ये कि भारत जिस उपमहाद्वीप का अंग है उसे अपना नाम प्रदान करता है। ठीक है, तो यह आता है भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, और फिर है कि इसमें विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं जिनमें बर्फीले हिमालय से लेकर गर्म थार मरुस्थल सम्मिलित हैं। मैदानी क्षेत्रों को अनेक नदियों द्वारा सींचा जाता है। यहाँ एक प्रायद्वीपीय पठार भी है जिसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, इन विविध भौगोलिक विशेषताओं ने मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतुओं, जीवन और आर्थिक अवसरों से संबंधित अनेक परिस्थितियों का सृजन किया और एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया है। इन भौगोलिक विशेषताओं ने हमारे सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि भारत में कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।